नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। राज्यसभा देश की सर्वोच्च संस्था यानी कि हमारी संसद का उच्च सदन है। संविधान के अनुच्छेद 80 के मुताबिक राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 तय की गई है। इनमें से 12 को राष्ट्रपति मनोनीत यानी नामित करते हैं, जो आमतौर पर अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े ख्याति लब्ध शख्सियतें होती हैं। हमारे उच्च सदन के लिए बाकी के 238 सदस्यों को संघ और राज्य के प्रतिनिधि चुनते हैं। संविधान की अनुसूची 4 के अनुसार ये व्यवस्था की गई है कि सदस्यों का चयन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। दरअसल ऐसा इसलिए किया जाता है कि संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, क्योंकि यही तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की खूबी है। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की सभापति का दर्जा प्राप्त है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके सदस्य 6 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। हालांकि हर 2 साल पर राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाता है। इन्हीं सीटों को भरने के लिए हर 2 साल पर राज्यसभा के रिक्त पदों के लिए चुनाव कराए जाते हैं। हमारे संविधान में इसका प्रावधान अनुच्छेद 83(1) में किया गया है और इस बार 17 राज्यों से निर्वाचित राज्यसभा के 55 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2020 में समाप्त हो रहा है। राज्यसभा की जो 55 सीटें खाली हो रही हैं, उसके लिए 26 मार्च की तारीख तय की गई है। इसे लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत कई दलों ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। विशेष में हम आज जानेंगे 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव से जुड़ी सभी जानकारी। साथ ही हम आपको समझाएंगे राज्यसभा चुनाव की पूरी चुनावी प्रक्रिया और बताएंगे राज्यसभा के लिए बीजेपी सहित सभी दलों के उम्मीदवारों का क्या है प्रोफाइल। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी और अन्य सहयोगी दलों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा में सबसे ज्यादा सदस्य बीजेपी के हैं और इस बार भी बीजेपी को चुनाव से काफी उम्मीदें हैं। आइए एक नजर डालते हैं बीजेपी और सहयोगी दलों के उम्मीदवारों पर जो राज्यसभा चुनाव में इस बार लड़ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी और सहयोगी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों को लेकर स्थिति साफ कर दी है। राज्यसभा की जो 55 सीटें खाली हो रही हैं, बीजेपी ने इस बार 14 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाया है। वहीं 2 सीटों पर सहयोगी दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। अधिकांश राजनीतिक दल राज्यसभा के चुनाव में उतने ही उम्मीदवार उतारते हैं जिनकी जीतने की संभावना होती है और इसीलिए जो प्रत्यक्ष रूप से जीतने वाले होते हैं वो प्रमुख नेता होते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो संख्या है मध्य प्रदेश विधानसभा में, वो बड़े उसमें आराम से वो 3 सीट जीत सकते हैं। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले प्राथमिकता जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी है। बीजेपी ने पहली सूची में 9 उम्मीदवार और दूसरी सूची में अपने 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बीजेपी ने असम से भुवनेश्वर कालिता, बिहार से विवेक ठाकुर, गुजरात से अभय भारद्वाज और समीला बेन बारा, झारखंड से दीपक प्रकाश, मणिपुर से लियसेम्बा महाराजा, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी, महाराष्ट्र से उदयना राजे भोसले और डॉक्टर भगवत कराड़, राजस्थान से राजेंद्र गहलोत, हरियाणा से रामचंद्र झांगड़ा और दुष्यंत कुमार गौतम और हिमाचल प्रदेश से इंदु गोस्वामी को चुनाव मैदान में उतारा है। राजस्थान से उन्होंने केवल एक ही उम्मीदवार खड़ा किया है। प्रदेश का जो उपाध्यक्ष है कैलाश गहलोत, उनकी भी जीत सुनिश्चित है। अब हम बात करें महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र से उन्होंने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं जिनमें उनको उम्मीद है कि तीनों जीत सकते हैं। उसमें जो अभी केंद्र में एक मंत्री हैं रामदास अठावले, उनको भी दिया है और इसी प्रकार से शिवाजी के एक वंशज जो एनसीपी छोड़ कर आए हैं
उनको भी उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने असम और मध्य प्रदेश की राज्यसभा चुनाव की एक एक सीट अपने सहयोगी दलों को देने का निर्णय किया है। महाराष्ट्र से आरपीआईए पार्टी के रामदास अठावले और असम के सहयोगी दल बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट यानी बीपीएफ के बुस्वजीत डाइमरी को प्रत्याशी बनाया है। राज्यसभा सांसद रामदास अठावले का कार्यकाल इस साल 2 अप्रैल को और बुस्वजीत डाइमरी का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है। दोनों सहयोगी दलों के सदस्यों को बीजेपी उच्च सदन में दोबारा लाना चाहती है। जैसे बिहार से जो वहाँ के वरिष्ठ भूमिहार नेता हैं सीपी ठाकुर, उनके बेटे विवेक ठाकुर को टिकट दिया है, उनकी जीत भी सुनिश्चित है। इसी तरह से हरियाणा से भी एक दिया है, हिमाचल से भी एक दिया है, क्योंकि इसमें आमतौर हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में 7 सीटों पर जो उम्मीदवार खड़े किए हैं कांग्रेस ने या एनसीपी ने, वो सब के सब जीत जाएंगे और शायद वहाँ निर्विरोध चुनाव हो जाए सबका। बीजेपी के सहयोगी दलों में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने 2 उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारे हैं। जेडीयू ने एक बार फिर उपसभापति हरिवंश और रामनाथ ठाकुर को ही अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों सदस्यों का कार्यकाल इस साल 9 अप्रैल को ही खत्म हो रहा है। वहीं एआईएडीएमके ने 2 सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवार और 1 सीट पर अपने सहयोगी दल तमिल मनीला कांग्रेस से उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। एआईएडीएमके ने लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष एम थम्बिदुराई और पूर्व मंत्री केपी मुनुस्वामी को पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि तीसरी सीट के लिए अपने सहयोगी दल के नेता और पूर्व केंद्रीय नेता जीके वासन को मैदान में उतारा है। अभी जो राज्यसभा में स्थिति है उसमें 245 संख्या है राज्यसभा की। 123 जो है वो एक आंकड़ा है जिससे बहुमत बनता है, लेकिन आज की स्थिति में अगर हम देखें तो इस चुनाव की पूर्व संध्या पर अभी भारतीय जनता पार्टी के 73 सदस्य हैं और एनडीए के अगर सब मिला लिए जाए, उनके जितने भी घटक दल हैं, चाहे वो जेडीयू है, चाहे वो अकाली दल है, तो उनको मिलाकर उनकी जो संख्या है वो 88 बनती है। लेकिन पूर्ण बहुमत के लिए भारतीय जनता पार्टी को अभी आज की परिस्थिति में अभी 1 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाकर वो जादुई आंकड़ा जो 123 का है वो छू सकते हैं। शायद 2021 और 2022 में वो उनका संख्या बल बन सकता है। फिलहाल राज्यसभा में एआईएडीएमके के 11 सांसद हैं, जिनमें से एआईएडीएमके की शशिकला पुष्पा, के सेल्वाराज, एस मुथुकरुप्पन और विजिला सत्यनाथ का कार्यकाल 2 अप्रैल 2020 को खत्म हो रहा है। फिलहाल राज्यसभा में सबसे ज्यादा सदस्य बीजेपी से हैं, जिनकी संख्या 82 है। जिन सदस्यों का अप्रैल में कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें बीजेपी के विजय गोयल, सत्यनारायण जटिया और उपसभापति और बिहार के जेडीयू से सांसद हरिवंश भी शामिल हैं। भरत सिंह दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस समेत अन्य दलों ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने 12 उम्मीदवारों को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं आरजेडी ने 2 उम्मीदवारों को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही बीजेडी ने ओडिशा से 4 लोगों को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। सत्रह राज्यों से निर्वाचित राज्यसभा के 55 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2020 में सेवानिवृत्त होने पर समाप्त हो जाएगा। इन खाली सीट को भरने के लिए 26 मार्च को राज्यसभा सांसद के लिए चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत कई दलों ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने राज्यसभा के चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार बनाया है। इनमें दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं और उनका कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा।
वहीं पार्टी ने छत्तीसगढ़ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी और फूलो देवी नेताम को इस बार चुनाव में उतारने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की 2 सीट मोतीलाल वोरा और रणविजय सिंह जुदेव का कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हो रहा है। राजस्थान से राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने अपने 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के महासचिव नीरज डांगी राजस्थान से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे, जबकि गुजरात से शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस ने हरियाणा से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने झारखंड, महाराष्ट्र और मेघालय से भी राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। झारखंड से कांग्रेस ने शहजादा अनवर को उम्मीदवार बनाया है, जबकि महाराष्ट्र से राजीव सातव को और मेघालय से कैनेडी कॉर्नेलियस खेम को उम्मीदवार बनाया है। देखिए, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह को उतारा है, जो उनके बहुत ही प्रमुख नेता हैं। इस तरह से उनके बड़े नामों में केटीएस तुलसी बहुत बड़े वकील हैं, उनको किया है। ऐसे कई नाम उन्होंने उतारे हैं। और शिवसेना ने भी हम देखते हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी, जो कल तक कांग्रेस की प्रवक्ता थी, बाद में शिवसेना में हुई, शिवसेना ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे कोई किसी भी दल का कोई बहुत बड़ा संख्या नहीं है जो वो ला रहे हैं, लेकिन हाँ, हर प्रदेश में हर दल अपने अपने अनुसार अपने नेताओं को मैदान में उतार रहा है। कांग्रेस के अलावा अन्य दलों ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए अपने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए 4 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया है। इनमें राष्ट्रीय महासचिव सुब्रत बख्शी, थिएटर आर्टिस्ट अर्पिता घोष, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी और मौसम नूर शामिल हैं। बिहार से राज्यसभा के लिए खाली हो रही 5 सीटों में से 2 सीटों पर जेडीयू, 1 सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं आरजेडी ने प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्रधारी सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। केवल महाराष्ट्र में कुल 7 सीटें हैं, तो उनमें 3 भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 4 सीटों में जो बंटवारा है, वो जो वहाँ पर एक गठबंधन बना है कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी का, उन लोगों ने मिलकर वो जो सीटें वहाँ पर की हैं। लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि, क्योंकि वो एक बड़ा दल है महाराष्ट्र में, लेकिन उनको उतनी तवज्जो नहीं मिली जितनी उनको उम्मीद की जा रही थी। लेकिन बाकी राज्यों में देखिए, बिहार में आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, लेकिन बिहार में कांग्रेस की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी आरजेडी की है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कांग्रेस को कोई बहुत बड़ी संख्या में राज्यसभा में इस चुनाव में लाभ होने वाला है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश से जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। वाईएसआर कांग्रेस से डिप्टी सीएम पल्ली सुभाष चंद्र बोस, मंत्री मोपी देवी वेंकटा रमना, इंडस्ट्रियलिस्ट अला अयोध्या रामा रेड्डी और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के सीनियर ग्रुप प्रेसिडेंट परिमल नाथवानी ने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा है। 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए सभी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। राज्यसभा के 55 सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल, 9 अप्रैल और 12 अप्रैल को खत्म हो रहा है। आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और ये कभी भंग नहीं होती। हालांकि हर 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इन सीटों को भरने के लिए द्विवार्षिक यानी कि हर 2 साल पर चुनाव कराए जाते हैं। राज्यसभा की 55 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव के लिए 26 मार्च को वोटिंग होनी है। भारतीय संसद प्रणाली में राज्यसभा की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऐसे तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इन सीटों को भरने के लिए
द्विवार्षिक चुनाव कराए जाते हैं। हमारे संविधान में इसका प्रावधान अनुच्छेद 83(1) में किया गया है। राज्यसभा की 55 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव के लिए 6 मार्च को अधिसूचना जारी हुई थी। इन सीटों के लिए 13 मार्च तक नामांकन दाखिल किया गया। नामांकन पत्रों की जांच 16 मार्च को होगी। उम्मीदवार 18 मार्च तक नाम वापस ले सकेंगे। इन सीटों के लिए मतदान 26 मार्च को होगा। राज्यसभा के चुनाव आमतौर पर हर 2 साल बाद होते हैं और सदस्य की जो अवधि है वो 6 साल होती है। तो इसलिए हर 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उपचुनाव होने के कारण वो चुनाव जो हैं अलग अलग समय पर होते हैं। जैसे इस वर्ष भी 2020 में 73 सीटों के चुनाव होने हैं। राज्यसभा में 17 राज्यों की जिन 55 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से 51 सीटों पर मौजूदा सांसदों का कार्यकाल अप्रैल में अलग अलग तारीखों को पूरा हो रहा है, जबकि अप्रैल में ही कार्यकाल खत्म होने वाली 4 सीटें पहले से ही खाली हैं। महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा 7, इसके बाद तमिलनाडु से 6, पश्चिम बंगाल और बिहार से 5-5 सीटों पर चुनाव होना है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और गुजरात से 4-4 सीटों पर चुनाव होना है। असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान से 3-3 सीटों पर, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड से 2-2 सीटें। वहीं हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय से 1-1 सीट पर चुनाव होना है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से संबंधित सीटों का कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर और राजस्थान से संबंधित सीटों का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है। वहीं मेघालय से संबंधित सीट का कार्यकाल 12 अप्रैल को खत्म हो रहा है। संविधान हमारा जब बना था तो हमने उसमें 2 सदनों का प्रस्ताव स्वीकार किया था। हमने एक सदन नहीं रखा था। तो हमारे देश में राज्यों के प्रतिनिधि जो चुनकर आएंगे, इसीलिए उस सदन का नाम रखा गया राज्यसभा, यानी राज्यों के प्रतिनिधि हैं। और इस कारण से वो एक, जिसको हम अपर हाउस कहते हैं और हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं, वहाँ पर चुने गए प्रतिनिधि राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। और उसकी संख्या जैसे 235 है इस समय। तो ऐसे में 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं। तो संविधान में इसका प्रावधान इसलिए रखा गया है कि सरकार कोई भी अगर कानून बनाना चाहती है तो उसमें राज्यों की राय लेनी है, तो राज्यसभा में भी उसको पारित करवाना चाहिए। राज्यसभा की जिन 55 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से 15 बीजेपी के पास, 3 जेडीयू के पास और 4 एआईएडीएमके के पास हैं। इनके अलावा बीजेडी के भी 2 सदस्य हैं। वहीं कांग्रेस के ही 13 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है और जबकि 18 सदस्य अन्य दलों के हैं, जिनमें एनसीपी, शिवसेना और टीएमसी जैसे दल शामिल हैं। फिलहाल राज्यसभा में सबसे ज्यादा सदस्य बीजेपी से हैं। बीजेपी के 82 सदस्य हैं। इसके बाद कांग्रेस के 46 सदस्य हैं। तीसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है, जिसके राज्यसभा में 13 सदस्य हैं। वहीं एआईएडीएमके के 11 सदस्य हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी के 9 सदस्य हैं। जेडीयू और तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस के 6 सदस्य हैं। जिन सदस्यों का अप्रैल में कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें उपसभापति और बिहार से जेडीयू से सांसद बने हरिवंश भी शामिल हैं। इनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, माजिद मेमन, केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के रामदास अठावले, एआईएडीएमके से शशिकला पुष्पा रामास्वामी, विजिला सत्यानंद और डीएमके के तिरुचि शिवा शामिल हैं। इनमें बीजेपी के विजय गोयल, कांग्रेस के मोतीलाल वोरा, कुमारी शैलजा और दिग्विजय सिंह का भी कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब चलते चलते एक नजर डालते हैं राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से जुड़ी पूरी प्रक्रिया पर और इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने नाम के अनुरूप ही राज्यसभा राज्यों की परिषद है।
यानी राज्यसभा के सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि उसका गठन संघ, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अनेक अंगों के रूप में होता है। संविधान के अनुच्छेद 80(4) के मुताबिक राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य अनुपातित पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा करते हैं। इसका मकसद अल्पसंख्यक समुदायों और दलों के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना है। राज्यसभा का चुनाव जो राज्य की विधानसभा है उसके सदस्य करते हैं, और उनकी जो संख्या बल है उस विधानसभा में, उसमें हर दल की जो स्थिति है उसके अनुसार अनुपात में वो उनको उतने वोट चाहिए। आम जैसे वोटिंग होती है, वोट के बाद मतदान जो हुआ है उसके आधार पर जितने भी मत चाहिए, जैसे किसी भी एक विधानसभा में मान लीजिए एक राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए 33 वोट चाहिए, तो जिस जिस उम्मीदवार को 33 वोट मिलते जाएंगे उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। और उसके बाद मान लीजिए किसी दल के 5 वोट बच गए, किसी के 6 बच गए, तो उसके वोट फिर सेकंड प्रेफरेंस वोट किसको दिया गया है, तो उसके आधार पर फिर वो नए जो बाकी बच गए उम्मीदवार उनमें से वो चुनाव होता है। प्रक्रिया थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हम देखते हैं कि राजनीतिक दल आमतौर पर अपनी संख्या बल के अनुसार पहले से ही तय कर लेते हैं कि हम कितने उम्मीदवारों को जिता सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए किसी व्यक्ति के पास जो योग्यताएं होनी चाहिए उनमें उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए और उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन हो। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 102 में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कुछ निर्हताएं भी निर्धारित की गई हैं, जैसे वो दिवालिया या पागल घोषित हो, भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर हो, उसने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले ली हो। संविधान के अनुच्छेद 83(1) के तहत राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और उसका विघटन नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का चुनाव 6 साल के लिए होता है, लेकिन 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे साल की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या को जो अवधि है उसको 6 साल के लिए सुनिश्चित किया गया है। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं की जा सकती है, ये निरंतर चलने वाला सदन है। इसलिए उनके सदस्य अगर एक ही बार में 6 साल बाद सारे सदस्य अगर रिटायर होंगे तो सबका चुनाव दोबारा से करना पड़ेगा। इसलिए 2-2 साल के बाद 1/3 सदस्य रिटायर किए जाते हैं ताकि 2/3 सदस्य फिर भी उस सदन में बने रहें। जहां तक राज्यसभा में सीटों की संख्या की बात है तो संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन का प्रावधान है। इसके तहत स्थानों का आवंटन प्रत्येक राज्य की आबादी के आधार पर किया जाता है, यानी राज्यसभा में किस राज्य से कितने सांसद होंगे ये उस राज्य की जनसंख्या के हिसाब से तय होता है। इस आधार पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप जैसे कुछ संघ राज्य क्षेत्रों की आबादी इतनी कम है कि राज्यसभा में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। राज्यों के पुनर्गठन और नए राज्यों के गठन के बाद राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित राज्यसभा में निर्वाचित स्थानों की संख्या साल 1952 से लेकर अब तक समय समय पर बदलती रही है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम मान्य वोट मिलने चाहिए और वोटों की गिनती सीटों की संख्या पर निर्भर करती है। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डाल सकते। नामांकन दाखिल करने के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा निर्धारित कानून से होता है। इसके अनुसार राज्य की कुल विधानसभा सीटों को राज्यसभा की सदस्य संख्या में 1 जोड़कर उसे विभाजित किया जाता है और फिर
उसमें एक जोड़ दिया जाता है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है, मान लीजिए महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 विधायक हैं और वहां 7 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होने हैं, तो 7 में से एक जोड़ने पर यह संख्या 8 हो जाती है। अब कुल सदस्य 288 हैं, तो उसे 8 से विभाजित करने पर 36 आता है। फिर इसमें एक जोड़ने पर यह संख्या 37 हो जाती है। यानी महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद बनने के लिए उम्मीदवार को 37 प्राथमिक वोटों की जरूरत होगी। जैसे मान लीजिए 300 सदस्यों का कोई अगर विधानसभा है और उसमें मान लीजिए 10 राज्यसभा के सदस्य हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर राज्यसभा के चुनाव के लिए 10 जो हैं विधायक जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो इसी अनुपात में फिर हर दल ये देख लेता है कि उस विधानसभा में उनकी संख्या कितनी है और कितने सदस्यों का चुनाव हो रहा है। तो ऐसे मान लीजिए जैसे 30 सदस्यों की विधानसभा है और 3 सदस्य उसमें से राज्यसभा चुने जाने हैं, तो 10 वोट जिसके पास होंगे उसका जो उम्मीदवार है वो राज्यसभा में चुना जाएगा। इसके अलावा वोट डालने वाले विधायकों की प्राथमिकता का भी महत्व है। इसका मतलब है कि मतदान के दौरान हर विधायक से ये पूछा जाता है कि उसकी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद का उम्मीदवार कौन है। विधायक वरीयता के अनुसार अपना वोट देते हैं और पहली वरीयता के न्यूनतम वोट जिसे मिल जाते हैं वो व्यक्ति विजयी माना जाता है। इसके बाद यदि सदस्यों के लिए वोटिंग होती है तो सबसे कम वोट मिलने वाले उम्मीदवार के वोटों को दूसरी वरीयता के अनुसार अन्य उम्मीदवारों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक उम्मीदवार विजय नहीं हो जाएं। इसलिए चुनाव होने की स्थिति में विधायकों द्वारा अन्य वरीयता के मतों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।